नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2024 चल रही है। तो आज हम 10 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पूछे गए सभी शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों रियल होंगे, ऐसा नहीं है कि फेक प्रश्न नहीं होगा। ये प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में 10 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल में पूछा गया, उसी क्वेश्चन को हमने इंक्लूड करके ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं एग्जाम में। किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 63 डिग्री है तो तीसरे कोण कितने डिग्री का होगा। सिंपल कहानी है दोस्तों। आप जहाँ इस समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है कि त्रिभुज में 3 कोण, एक कोण समकोण है तो 90 डिग्री हो गया। दूसरा आपको पता है एक कोण 63 डिग्री है। सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 90 63 जोड़िए कितना होगा 153 डिग्री। तो 180 में अगर आप 153 डिग्री घटाइएगा तो दोस्तों 27 डिग्री आएगा। कितना आएगा 27 डिग्री। तो ऑप्शन क्या है 60 डिग्री, 53 डिग्री, 27 डिग्री, 33 डिग्री। तो सही आंसर होगा 27 डिग्री। इस क्वेश्चन हमने क्या सिंपल ट्रिक था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण दिया हुआ 63 डिग्री, इसको दोनों को जोड़ दिया 153 आ गया। 180 में 153 घटाइएगा तो 27 डिग्री होगा। अगला ये दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमने आपको डिस्कशन के समय एक्स्ट्रा में बताया भी था। कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है। बीपीएससी सीडीपीओ में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कांवर झील इसलिए इधर फेमस हो गया है कि रामसल स्थल बन गया है। बिहार का एकमात्र रामसल स्थल है। रामसल स्थल का इसलिए बार बार बिहार के परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो कांवर झील दोस्तों बेगूसराय में स्थित है और एशिया का सबसे मीठे पानी का झील है। एशिया का सबसे मीठे पानी का झील कांवर झील। देखिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इससे आसपास में जो लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं उनको आसपास का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। अब सिंपल सा देखिए, उत्तल लेंस दिया हुआ है, हम दोनों चर्चा करेंगे, आप लोग टेंशन न लें। उत्तल लेंस का दोस्तों जो क्षमता होता है, पावर होता है, वो होता है 1/f, जब f मीटर में दिया हो। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f प्लस का साइन होगा, लेकिन वही अवतल लेंस होगा तो -100/f। f यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर में। हमको उत्तल लेंस के केस में निकालना है तो 100/f 100/50 सेंटीमीटर कितना आ गया दोस्तों 2, यानी +2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक ध्यान रखेंगे डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट करें, कहीं ना कहीं आपको जरूर पूछेगा। अगर इसी तरह दोस्तों अगर पूछ लेता कि एक अवतल लेंस है, उसका फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तब उसकी क्षमता क्यों। अवतल लेंस का दोस्तों पावर होगा या क्षमता होगा -1/f। अगर f सेंटीमीटर में दिया हुआ तो इसको कैसे कर दीजिए तो -100/f, तो -100/50 यानी -2 डायोप्टर अवतल लेंस के केस में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शक्ति का एसआई मात्रक। अब इस क्वेश्चन के इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए, मेरे ख्याल से 7-8 क्वेश्चन पूछा गया मात्रक से। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वाट। आप दुकान में जाते हैं खरीदते हैं, बोलते हैं कि 100 वाट 50 वाट का बल्ब दीजिए। न्यूटन किसका मात्रक है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो पूछ सकता है, इसलिए हमने ऑप्शन भी इस तरह का कि देखिए ऑप्शन तो कोई बताता नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन जानबूझ के ऐसा सेट करते हैं कि उस पर अच्छे से डिस्कशन हो सके। न्यूटन का एसआई मात्रक, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है बल का। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। कूलम्ब किसका मात्रक है दोस्तों आवेश का। आवेश यानी चार्ज का मात्रक कूलम्ब। जूल किसका मात्रक है ऊर्जा का। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। कार का मात्रक दोस्तों जूल। अगला मैथ क्वेश्चन है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य सिंपल है कि दिए गए संख्या का योग बटे टोटल संख्या। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो देखिए अभाज्य संख्या कितना है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या लेते हैं 2 3 5 7। अब देखिए 11 13 17 19, फिर आपका आएगा दोस्तों अगला 17 19 होगा यहाँ पे। उसके बाद 23 होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा,
28 भी नहीं होगा, 29 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गया। इसको जोड़िएगा तो दोस्तों आएगा 129। इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, 12.9 आंसर आएगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य 12.9 होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य 12.9 है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी समकोण, अब देखिए ये क्वेश्चन और पहला जो क्वेश्चन बताएं दोनों सेम है, लेकिन अलग अलग दिन पूछा है। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण x का मान, एक कोण x मान है, दूसरे कोण का मान 2x है, तो x का मान क्या हो, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। जो ही समकोण है तो दोस्तों आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना हुआ, 180 डिग्री। समकोण है तो 90 डिग्री, कोई दिक्कत, 90 डिग्री प्लस एक कोण का मान x है और दूसरे कोण का मान 2x है। टोटल योग कितना होता है, 180 डिग्री। 90 डिग्री इधर जाएगा तो 180 में 90 गया तो 90, x प्लस 2x बराबर 3x। तो 3x बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 3x कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 90 डिग्री। तो अब इसको 3 से काटेगा तो ये 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री दोस्तों इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में कौन मिट्टी पाई जाती है। बिहार के मैदानी क्षेत्रों में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। जलोढ़ का ही 2 रूप है, खादर और बांगर। देखिए मिट्टी से याद आया कि काली मिट्टी, काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये CDPO के PT एग्जाम में भी पूछा था। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कपास की खेती अच्छे ढंग से होती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नीले लिटमस को निम्न में से कौन लाल करेगा। तो नीला लिटमस पथ को लाल करने का काम कौन करेगा दोस्तों, एसिड। कौन काम करेगा, एसिड यानी अम्ल। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पेशेंस रखिएगा और सब क्वेश्चन को आसपास में डिस्कस करेंगे। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, वहाँ से ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। अभी ऑप्शन देखिए कितना फंसा के लिखा हुआ, देखिए CH3OH लिखा हुआ था, कुछ इस तरह से बच्चा ने बताया था। यहाँ पर ऑप्शन देना CH3COH CH4। अब देखिए यहाँ पे अच्छा 4 ऑप्शन है। CH3OH अल्कोहल है। नीला लिटमस को लाल कौन करेगा, एसिड यानी अम्ल। CH4 मीथेन गैस है, ये भी अम्ल नहीं है, ये भी एक प्रकार का अल्कोहल है, ये है इथाइल अल्कोहल। ये देखिए CH3COH, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, ये एक प्रकार का अम्ल है। तो ये दोस्तों नीले लिटमस को लाल करेगा। इसमें देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन फंसा के पूछा है। तो नीले लिटमस को लाल कौन करेगा, CH3COH एसिटिक अम्ल। रही अम्ल दे देता तो आप आराम से टिक कर देते। अब देखिए लाल लिटमस को नीला कौन करेगा दोस्तों, लाल लिटमस को नीला करेगा क्षार, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन BPSC जब आप डिलीट करने के बाद BPSC टीचर का फॉर्म भरिएगा तो इस तरह के प्रश्न आपको ढेर सारे मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार 1853 में कितने किलोमीटर ट्रेन चली। तो दोस्तों 34 किलोमीटर चली। 1853 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, डलहौजी था, ध्यान रखिएगा। 1853 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी। ये मुंबई से थाने चली थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। अगला क्वेश्चन है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ। जो हम अब आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, आप यकीन रखिए आपको टीचर बनते बनते तक इस तरह के प्रश्न 4-5 बार जरूर भेंट होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनता है। सबसे पहले कहानी लेते हैं 1905 से शुरू करते हैं दोस्तों। 1905 में क्या था? 1905 में भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखिएगा, 1905 के समय में भारत में वायसराय था लॉर्ड कर्जन। क्या था? लॉर्ड कर्जन। ये देखा कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम में बहुत एकता है। अच्छा, उसको तोड़ने के लिए ये क्या क्या, देखिए कहीं कहीं डेट मिस है तो अधिकांश जगह 19 जुलाई है, 19 जुलाई मानेंगे। तो लॉर्ड कर्जन क्या करता है? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई लेंगे, 19 जुलाई 1905 को करता है। क्या लाइन है? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया। 20 को हटा ही देते हैं, ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया। ये बात खबर फैल गया। इसका बहाना दिया था कि प्रशासनिक सुविधा होगा, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। और लॉर्ड कर्जन क्या बोला? प्रशासनिक कार्यों में सुविधा के लिए। अब क्या हुआ? इसके विरोध में 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। देखिए, आप लोगों को मन कर रहा है क्या करें, लेकिन आपको बहुत फायदा करेगा, यकीन मानिए। विदेशी वस्तुओं पर अंकुश लगाने के लिए, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए 7 अगस्त 1905 को। अब आपसे पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। बंगाल विभाजन घोषणा कब हुई? बार बार रिपीट कर रहे हैं, 19 जुलाई 1905 को। कौन घोषणा किया? वायसराय कर्जन के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। इसमें क्या था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। और देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। आप कहिएगा अरे ये कौन बात हुआ, बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में, आप यहाँ कह रहे हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम कहानी बढ़ाते चलते हैं। आप 16 अक्टूबर 1905 में यहाँ दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इसी तरह विरोध होता रहा। फिर क्या होता है? दिल्ली दरबार 1911 में लगता है। दिल्ली दरबार उस समय दोस्तों भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ध्यान रखिएगा, उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसमें कहता है कि ये वाला बंगाल विभाजन हम रद्द करते हैं। क्या करते हैं? बंगाल विभाजन रद्द करते हैं। अब फिर थोड़ा सा चेंज उंज करके बोला कि हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल को बिहार से अलग कर देते हैं, बंगाल से काटकर एक बिहार बना देते हैं। तो 1912 घोषणा हुआ 1911 में, और बिहार बंगाल से कट कर एक नया राज्य बनता 1912 में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दोस्तों वर्धा में होती है। वर्धा मुंबई में। उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मौलाना मजरूल हक। ध्यान रखिएगा, मौलाना मजरूल हक, नहीं सॉरी, देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबसे युवा राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। आपसे पूछा कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? कि नाम है 73वां संविधान संशोधन 1992। लागू होता है दोस्तों 24 अप्रैल 1993।
24 अप्रैल 1993 को, ध्यान रखिएगा। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा आपको बता रहे। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिलों के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई, तो राजस्थान में। जिला पूछे तो नागौर जिला, गांव पूछे तो बगधरी गांव। कब लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि इसमें भी कुछ है, आपको डिटेल बता दें। पंचायती राज संस्थान का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग, क्या पंचायती राज अधिनियम संविधान के किस भाग में है, तो 9वां भाग में है। कौन भाग में दोस्तों, 9वां भाग में है। और अनुच्छेद देखिए जान लीजिए 243 से 243 ओ तक है। कौन अनुसूची संबंधित है, 11वीं अनुसूची। तो पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से। पंचायती राज अधिनियम किस भाग में है, तो भाग 9th, संविधान के 9वें भाग में। कौन अनुसूची से संबंधित है, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। पंचायत में कितने कार्यात्मक विषय, 29। दोस्तों याद रखिएगा 29 है, 29 कार्यात्मक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दाल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो पहले दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे कि दाल के उत्पादन में सबसे पहले मध्य प्रदेश पहले फर्स्ट आता था, लेकिन इधर से 1-2 साल में राजस्थान आ गया नंबर 1। तो दाल के उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य है राजस्थान। दोस्तों एक जीवित जीवाश्म लेकर प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए इसमें 2 तरह के, सिर्फ कमेंट में यह मिला था कि जीवित जीवाश्म से प्रश्न पूछा गया। ये मेरे ख्याल से 14-15 अप्रैल के आसपास का प्रश्न है कि जिंक को, देखिए जीवित जीवाश्म क्या है, इसके बारे में 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। यह तो आपसे पूछ लेगा कि जीवित जीवाश्म क्या है, या इनमें से जीवित जीवाश्म का उदाहरण कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप एक ऑप्शन जरूर ध्यान रखें कि जिंक गो एक जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। अब समझते हैं कि जीवित जीवाश्म आखिर है क्या। जीवित जीवाश्म क्या होता है कि देखिए वर्तमान प्रजाति पिछले 51 मिलियन वर्षों से, जिनको गो एक प्रकार का जीवित जीवाश्म है, इसका वर्तमान प्रजाति पिछले 51 मिलियन वर्षों यानी 510 लाख वर्षों से अपरिवर्तित बनी हुई है। यह एक जीवाश्म की विशेषता है, इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ। जो 51 मिलियन वर्षों यानी 510 लाख से ईस्वी तक जिंक गो का जीवित जीवाश्म अभी तक चेंज नहीं हुआ। क्या विशेषता है, इसकी संरक्षित पत्तियों और प्रजनन अंगों को देखकर यह कहा गया था कि जिंक गो की मॉर्फोलॉजी 100 मिलियन वर्षों से बहुत कम बदला है। सिंपल बात है कि जीवित जीवाश्म उसे कहते हैं जिसका जीवाश्म में कोई चेंजेस नहीं होता लाखों वर्षों तक। अगला प्रश्न है बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित वैनगंगा नदी बहती है। इस शहर का नाम बालाघाट है, जिसका अर्थ है घाटों के ऊपर एक शहर। बालाघाट कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बालाघाट है आपको MP मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ध्यान रखिएगा मोहन यादव हैं। यह मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख खनन इकाइयों में से एक है। किसके लिए प्रसिद्ध है बालाघाट दोस्तों प्रसिद्ध है मैग्नीज और तांबे के लिए। बालाघाट प्रसिद्ध है मैग्नीज और तांबे के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की भी दोस्तों नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपना है और राष्ट्रपति महोदय हैं ही नहीं, तो फिर किसको सौंपेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों एम्पियर है, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। मानव में गुणसूत्र, मानव में देखिए पुरुषों में एक्स वाई दोनों प्रकार गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि महिला में सिर्फ एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी सेम होता है, 23 जोड़ी में डिफरेंस आ जाता है। टोटल मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन फाइबर फसल है? 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से फाइबर फसल का उदाहरण होगा जूट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोनार ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि सोनार का उपयोग क्या है। पूछेगा सोनार का उपयोग किस में किया जाता है? सोनार का उपयोग दोस्तों समुद्री जहाज में क्या जाता है? समुद्री जहाज में उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जहाज जा रहा है, अगर नीचे कोई बहुत बड़ा पत्थर है, उसे टकरा कर तो चूर चूर हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि सोनार ध्वनि छोड़ा जाता है, बहुत हाईली फ्रीक्वेंसी का होता है। अब क्या होगा, वो ध्वनि का स्पीड तो जहाज ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, फिर पत्थर से टकराएगा, पत्थर से टकरा के सूचना देगा, अरे अरे पत्थर हो, बच के रहना। तो जहाज को रोक दिया जाएगा या डिवीज़न कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सोनार का उपयोग क्या होता है? समुद्री जहाज में। ध्वनि के किस गुण पे? ध्वनि के परावर्तन गुण पे। जैसे आप पहाड़ के सामने चल जाइए, खूब चिल्लाइए, आपको ध्वनि परावर्तित होकर सुनाई पड़ती है। तो इसी तरह ध्वनि में हाईली फ्रीक्वेंसी वाला ध्वनि छोड़ा जाता है, वो आगे से अगर कोई रुकावट है तो उसे टकरा के लौट जाएगी, तो आइडिया लग जाता है कि मार्ग में रुकावट है, आगे खतरा है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र के कारण कौन बीमारी फैलती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में ओजोन छिद्र के कारण त्वचा कैंसर फैलती है। ओजोन गैस का फॉर्मूला ध्यान रखिए, ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है दोस्तों O3। अच्छा ये दूसरा बन रुकिए, ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3। इस क्या होता है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ओजोन गैस में छिद्र कैसे हो जाता है? O3 है, ओजोन गैस है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है। ये क्लोरीन क्या करता है? एक ऑक्सीजन को मार के भगा देता है, ये बन जाता है O2 प्लस को फ्री कर देता है। जो ही दोस्तों ऐसे टूटा, तो ये ओजोन से क्या बन गया? ऑक्सीजन गैस। तो जिससे क्रिया करेगा तो ओजोन गैस को ख़त्म करते जाएगा। जो ओजोन गैस खत्म होगा, छिद्र बनेगा, उसका परत खोखला होता जाएगा। तो ये क्या करता है? सूर्य के अल्ट्रावायोलेट किरण से ओजोन हमारे त्वचा को बचाता है। ओजोन छिद्र हो जाएगा तो अल्ट्रावायोलेट किरण जो सूर्य का है हमारे त्वचा पे सीधे पड़ेगा, उससे क्या होगा? त्वचा कैंसर फैलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के और प्रश्न लाए जाएं और आपको फ़ायदा हो। आप इस प्रश्न को देखें, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए प्रश्न आप खुद भी सोचें, इससे आपको और बेनिफिट करेगा। आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए ऑल द बेस्ट।